Assalamu alaikum everyone, this is Marij Farooq and I welcome you all to another episode of Unfold. Thank you so much for tuning in to Pakistan Economic Net. Today I have a very special guest with me. He's a very talented guy. He's a marketing specialist at LUMS. Also, he's a host of a very popular podcast amongst the youth, which is Out Loud with Ammar. He's my elder brother, my cousin, Mr. Ammar bin Salim. Assalamu alaikum Ammar भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मारिज। सबसे पहले तो मैं अपने गेस्ट को बताना चाहूँगा कि ये मेरे बड़े भाई हैं और यूजुअली जब हम डिस्कशन करते हैं तो वो एक बड़ी डिफरेंट तरह की होती है, लेकिन चूंकि ये मेरे बड़े भाई हैं और हम लोगों में वो फ्रैंकनेस है तो आज हम लोग गपशप लगाएंगे यहाँ बैठ के और आई होप कि आपको हमारी गपशप जो है वो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच मारिज फॉर हैविंग मी ओवर एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये काफ़ी लॉन्ग ओवरड्यू ये पॉडकास्ट है हमारी। आई थिंक पिछले 6 महीने से हम कोशिश करेंगे पॉडकास्ट हो जाए टू ऑफ अस, और हम लोग डिस्कस करते हैं फ़ोन पे। जब हम मिलते भी हैं तो हम कहते हैं करेंगे, लेकिन होती नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज ये मौका हम लोगों को मिला है और हम लोग ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अगर हमारे व्यूअर्स के लिए बताना चाहें कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे कि आप कि आपका प्रोडक्ट किस तरह हुआ, आपने पढ़ाई कहाँ की, आपने मेजर किस चीज़ में किया। तो अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए बताना चाहें तो। नहीं, ऑफ कोर्स। सो Marij, आई स्टार्टेड ऑफ विद माय ओ लेवल्स एट हमदर्द पब्लिक स्कूल इन लाहौर. After that, I went to Resource Academia, which is now LACAS. So पहले वो Resource Academia था, now it has been acquired by LACAS. तो अब A-levels मैंने अपना वहाँ से किया. After my A-levels, the world, you know, as I say, was alhamdulillah wide open for me. Allah के करम से. I had multiple universities I could go to, but in Pakistan I decided to join Forman Christian College University, FC College University. So वहाँ पे मैंने start किया as a you know business major. First semester मैंने business में किया. And then from the second semester, I decided to make a switch. So I went to another department, that was the communications department. And the journalist we are, and the blood that is running in our veins. हमने कहा कि यार business छोड़ के journalist जो है ना वो बनते हैं. Journalism की तरफ आएंगे. Journalism की तरफ आ गए. और उसके बाद ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह by a sheer stroke of luck, I joined education. I took education as a second major as well. So there were 2 majors that I graduated with. One was communications, and the other one was education. After that, and after I had started working, क्योंकि मैंने अपनी डिग्री ख़त्म कर ली थी 7 सेमेस्टर्स के अंदर, so there was still some time. तो अल्लाह का शुक्र है मैंने अपनी जॉब वगैरह पहले स्टार्ट कर ली. And alongside that, I did my professional MBA from Lahore School of Economics. तो उसके बाद फिर multiple courses वगैरह और बाकी चीज़ें तो फिर आपको पता चलती रहती है. Education just never stops. मगर main formal education जो कह सकते हैं कि MBA तक मेरा रहा. तो आपने काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बात की कि आपने जब FC कॉलेज ज्वाइन किया और उसके बाद आपने फर्स्ट ईयर के बाद अपना मेजर जो है वो चेंज कर दिया. अब अगर मैं अपने बारे में सोचूं तो व्हेन आई स्टार्टेड माय लॉ डिग्री, I could have never thought of switching my majors, my major in between. Right. तो और यूजुअली भी हमारी आम आवाम जो है वो बड़े बच्चे डरते हैं कि यार ऐसा ना हो, पता नहीं हमारे साथ आके क्या होगा क्या नहीं होगा. तो आपने इतना ब्रेव डिसीजन जो है वो कैसे लिया? या आपने खुद लिया, या आपने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, फैमिली के साथ डिस्कस किया, या आपने सोचा कि नहीं मैंने ये फैसला करना है? क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग मैं ये फैसला नहीं कर सकता. अच्छा. कभी भी नहीं कर सकता था. मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह का कोई फैसला होता भी है. अच्छा, मेरा ख्याल है कि शायद आपकी डिग्री में तो मतलब देखो शुरू से इट हैज़ बीन अ वेरी फोकस्ड, वेरी स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम. तो आपका LLB था, शुरू से आपको पता था मैंने LLB करना है. मेरे साथ ये था कि आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन बिजनेस. मुझे बिज़नेस पढ़ने का शौक़ है और मुझे बिज़नेस पढ़ाने का उससे ज़्यादा शौक़ है. आई गेस फर्स्ट सेमेस्टर के बाद हुआ ये कि जहाँ तक अगर मैं अपनी ज़ात की बात करूँ, so there were 2 main reasons as to why I decided कि यार I should put a stop to the business education right now and maybe do another program. Number one reason was that the business program at FCC was more costly. I think it's still more costly as compared to the other programs. So मुझे ये था कि हो सकता है कि मेरे लिए afford करना जो है वो इतना convenient ना रहे. So एक reason ये भी थी. And then there is another technical aspect to it जो कि मुझे लगता है कि it was a blessing in disguise. वो इस तरह से कि देखो अगर आपके दिमाग में ये होना कि मैंने MBA करना है, जैसे कि मेरे दिमाग में हमेशा था कि यार I really wanted to do MBA. ठीक है, मुझे MBA करने का बड़ा शौक था, पता नहीं क्यों. सो मेरे वालिद साहब ने उस टाइम मुझे एक चीज़ ना बताई. उन्होंने कहा क्या देखो, अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर मेजरिंग इन बिजनेस ड्यूरिंग योर बैचलर्स प्रोग्राम एंड देन यू जॉइन योर MBA प्रोग्राम एंड गो ओवर द सेम कोर्सेज अगेन, वेयर इज द लर्निंग?
ठीक है ना, तो कोई नया चीज़ तो नहीं लर्न करे। ऑफ कोर्स MBA की जो एक टेक्निकल एस्पेक्ट है या आप उसको कह सकते हो डिस्कशन एस्पेक्ट है या उस पर जो आपका होराइजन होता है ब्रॉड, वो तो हो जाता है। लेकिन जो कोर्सेज होते हैं वो जनरली 70 to 80% आर सिमिलर, ठीक है, क्योंकि वो लोग MBA करते हैं जिन्होंने पहले पढ़ा नहीं होता। सो मुझे टेक्निकल स्किल्स मिले, मुझे इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स मिले कम्युनिकेशंस के प्रोग्राम से और एजुकेशन के प्रोग्राम से, और उसने मेरी एम्प्लॉयबिलिटी को भी इंक्रीज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये लगता है कि ख़ुसूसन एजुकेशन में मेरे बैचलर्स के मतलब एक पूरा मेजर होने से मेरी जॉब में मुझे आसानी हुई। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इन पाकिस्तान देयर इज़ दिस जनरल परसेप्शन दैट whenever you know choose your subjects, तो पाकिस्तान में हमारे पेरेंट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि you should go for sciences, you should become an engineer or a doctor, और माशाल्लाह you are doing really good in life, और आपने इन दोनों फील्ड्स से आपका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, बात से भी नहीं गुजरे, दूर से भी नहीं गुजरे, कहीं से भी नहीं गुजरे। बिल्कुल सर। तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहते हैं कि जिनके पास, क्योंकि हमारे मुल्क में ना क्योंकि प्रेशर बहुत होता है बच्चों के ऊपर, और प्रेशर है वो बच्चे अपने ऊपर ले लेते हैं फिर बहुत ज़्यादा, पेरेंट्स की ख्वाहिश, उनकी ख्वाहिशात, उसका प्रेशर वो अपने ऊपर ले लेते हैं, और उससे फिर वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो उन बच्चों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि मेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा और क्या क्या ऑप्शंस हैं, और अगर वो ये नहीं करते तो वो ज़िंदगी में कुछ अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अच्छा, the answer to this question is in my again own understanding and opinion is very simple, ठीक है। उसमें मुझे ये लगता है कि I went to Karachi, I went to one of their tier 1 schools, and somebody asked us कि यार humanities के जो बच्चे होते हैं, especially the students who are majoring in literature, they don't have job prospects or not as much, ठीक है। And I had a faculty member who accompanied me, and he gave a brilliant answer to the student who had asked this question. उन्होंने कहा कि यार generally the students who do well in their lives are the ones who are happy about their lives, are the ones who are happy about their careers. And if you really look up to going to your job in the morning, if it's something that gets your blood rushing, that's something worth doing. And those students prove to be more successful in life, economically, personally, professionally, emotionally, in all these aspects. I wouldn't say that this is something that is applicable to all the students who are following their own passion or whatever, but generally this is what we see. So मुझे ये लगता है कि if it is something that you really want to do, go for it. ठीक है ना? Science and engineering का scope हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि there is always development, there is always space for that. We do need good doctors, we do need good engineers in the country, but हमारी limit करने से problem ये हुआ है कि people are doing what they didn't want to do. We're not the best at almost anything. किसी भी चीज़. I went to Turkey 2 months back. There was this question that a delegate from University of Zagreb in Croatia asked me, what is Pakistan best for? Believe me, I have done lots of podcasts. I've been into lots of conversations. Top of my head, I couldn't give an answer. मुझे सोचना पड़ा और मैंने कोई एक पूरी proposition बनाई. So I would say कि मतलब whatever you're good at, go for that. Yeah. Go for that. True. And also I feel कि जहाँ तक engineers की बात है पाकिस्तान में, Pakistan is in an economic crisis since the past God knows how many years. और नाजुक मोड़ पे पाकिस्तान, नाजुक मोड़ पे चलते ही जा रहे हैं अब तो, मोड़ खत्म नहीं हो रहा। मुझे लगता है मोड़ के मतलब खाई नजर आ रही दूर दूर, माफ़ करें, लेकिन ये कि पाकिस्तान जो है हम लोग एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं गुज़श्ता कई सालों से, और आपको भी पता है कि जब किसी मुल्क में एक क्राइसिस होता है, इकोनॉमी जो है वो रुक जाती है और डेवलपमेंट नहीं हो रही होती, तो वहाँ इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रू, डॉक्टर्स की ज़रूरत तो पड़ती है क्योंकि वो यूनिवर्सल लोगों की जॉब उस तरह की है, लोग बीमार होते हैं, डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ उन स्टूडेंट्स को, उन बच्चों को, कि ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियर या डॉक्टर बने, आप IT की तरफ चाहें, आप सॉफ्टवेयर की तरफ चाहें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करें जिसका दुनिया में स्कोप है। अब देयर इज़ दिस फ्रेंड ऑफ माइन हु लिव्स इन पेशावर एंड ही इज़ अर्निंग गुड 0.5-0.6 million a month just from Amazon. अब वो Amazon से इज़ अर्निंग सो मच, तो अब उसको तो कोई इंजीनियरिंग की डिग्री की ज़रूरत नहीं थी ना उसके लिए। हाँ, तो हम लोगों को चाहिए, हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि इस बारे में भी सोचें। एक चीज़ हमारे, मैं सॉरी आपको थोड़ा सा स्टॉप कर सकूं, इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने देखा होगा हमारे जनरली माशरे में ना एक ब्लेमिंग कल्चर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कोई चीज़ गलत हो जाए हम ब्लेम करते हैं, और हम अक्सर ब्लेम करते हैं, एंड आई डू काउंट माई सेल्फ इन एज वेल टू वट एवर एक्सटेंट पेरेंट्स को,
आपने ये किया, आपने क्यों, क्योंकि हमारे ज़्यादातर डिसीजंस भी पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स उसमें हर जगह पे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, फिर हमें एक मौका भी मिल जाता है कि यार आई वाजंट एबल टू डू वेल, यू आर द वन टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट। तो आई थिंक इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ प्ली फॉर पेरेंट्स एज वेल के टू पेरेंट्स एज वेल कि यार आप काइंडली अपने बच्चों को ना डिसीजन मेकिंग करने दें अपनी। एट द एंड ऑफ द डे, वंस दे डन विद देयर फॉर्मल एजुकेशन व्हाटएवर, and when they are into the practical lives, they have to make decisions on their own, and if there is no prior training, they're probably in for big surprises. खैर वापस आते हैं पॉडकास्ट पे। अब आपने मास्टर्स, आपने MBA किया लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, और इट्स अ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, और आपने FC कॉलेज से बैचलर्स किया, LSE से आपने MBA किया, फिर आप चले गए TNS बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब ये आप मुझे बताएं कि ऐसा आपने कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स थे, या आपका माइंड अचानक से चेंज हो गया और आपने कहा मैंने बच्चों को पढ़ाना है? क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है आप ग्रेड 1 के बच्चों को पढ़ाते थे और ग्रेड 1 के बच्चों को पढ़ाना इट्स नॉट एन ईजी जॉब, क्योंकि वो छोटे बच्चों को अपनी समझ नहीं होती। तो आपने एक इतनी अच्छी डिग्री लेने के बाद you went to TNS and you spent almost 4 years over there. Yeah. तो इसके पीछे क्या स्टोरी है, आप अगर मुझे बताना चाहें, आप हमारे व्यूअर्स का अगर बताना चाहें तो। So this is a very good question by the way. So after my, as I mentioned कि मैं जल्दी डिग्री कर सका और उसमें एक बहुत बड़ा ये भी था कि कुछ कोर्सेज ऐसे थे समर में होते ACC में थोड़ा सा मसला भी बन गया था उसके बाद, वो फिर किसी दिन वो स्टोरी सुनेंगे। यार क्या याद करा दिया आपने। So वो भी उस पर भी आते हैं, बट या सो जल्दी जॉब ज्वाइन कर ली। मेन रीज़न क्या था कि मेरे पास एक तो एजुकेशन का मेजर था, और शायद मैंने पैसे भी कमाने थे, वो भी था, एंड मैंने जल्दी से ना असल में अपने बैचलर्स के बाद ज्वाइन किया था FC कॉलेज, अपने बैचलर्स के बाद TNS वीकेंड हाउस मैंने ज्वाइन किया था, और उस वक्त आई हैड ओनली ज्वाइन फॉर 45 डेज। जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था वो 45 दिन का था सिर्फ, और क्योंकि उनको दे वर लुकिंग फॉर समवन ऑन एड हॉक बेसिस, so I was there to join. मुझे तो जॉब चाहिए थी उस वक्त। The best thing about that whole thing was कि somehow those years were the best years of my life, some of the best years. मैंने ये देखा कि बच्चों को मैनेज कैसे करते हैं, और बच्चों को मैनेज करना आपको लाइफ की सिचुएशंस मैनेज करना सिखाता है, ठीक है। बच्चे ज़िद्दी होते हैं, लाइफ में लोग भी ज़िद्दी होते हैं, आपको मैनेज करना आ जाता है। आपको मेरी अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हुई, मेरी लैंग्वेज पे जो ग्रिप मुझे चाहिए थी, ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह, विद व्हेन यू आर फ्रॉम O levels, when you have done your O levels, your A levels, and then you have spent good 4 years at a good university in Pakistan, तो आपकी लैंग्वेज बेहतर हो जाती है, काफ़ी सारे केसेस में ऐसा हो जाता है, बट देन अगेन यू नीडेड सम लेवल ऑफ प्रोफेशनल टच टू इट। वो मुझे उन 4 सालों में जो है वहाँ पे मिला। अल्लाह के करम से, क्योंकि मेरी डिग्री भी एजुकेशन में थी, सो आई कुड ऑलवेज मेक सेंस, बट द बेस्ट थिंग वाज ऑनेस्टली मुझे लगता है कि टीचिंग से ज़्यादा मैं कम्युनिकेट कर पाता था बच्चों के साथ। आई वॉज एबल टू कनेक्ट विद देम। फिर मुझे उनकी कहानियाँ सुनने में मज़ा आता था, मुझे उनको शायद कभी कभी उनसे मजाक में जुगते लगाने में मज़ा आता था, ठीक है। और अभी तो खैर पेरेंट्स अब सुन रहे होंगे तो मैं नहीं पढ़ा रहा उस वक्त, बट या आई हैव डन दैट एज वेल, एंड दे यूज्ड टू एंजॉय। और वो सारी जो कन्वर्सेशंस थी ना यार, वो एक एक दिन को मेरे इतना लाइवली बना देता था कि कब वो 4 साल गुजरे मुझे नहीं पता चल सका। हाँ, ये ज़रूर था कि जैसे आप बात कर रहे हो कि क्योंकि द प्रोग्राम दैट आई वाज परसुइंग अलोंगसाइड वाज अ प्रोफेशनल प्रोग्राम, इट वाज बेसिकली एग्जीक्यूटिव MBA। तो एग्जीक्यूटिव MBA में जब मैं सैटरडे को क्लासेस लेने जाता था, तो माशाल्लाह एक बंदा मेरे पास टेट्रा पैक से बैठा हुआ है, एक बंदा टोटल पार्को में काम कर रहा है, एक बंदा जो है वो किसी और ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन में कोई अपना बिजनेस है, कोई एंटरप्रेन्योर जो है वो बना हुआ है। सो जो डाइवर्सिटी थी क्लासरूम में, उसमें एजुकेशन सेक्टर से लोग बड़े कम थे, और ख़ासतौर से मेल जो कि इस लेवल पे पढ़ा रहा हो, आई थिंक वो कोई भी नहीं था। दैट वाज जस्ट मी। तो वो हमेशा मुझे डेफिनेटली वो मुझे ख्याल आया कि यार मतलब मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। बट या इकोनॉमिकली अल्हम्दुलिल्लाह आई बिलीव आई वाज अर्निंग मोर as compared to many of my classmates at that time, even though they were working at some of the best corporate sector organizations. Still I think I was making better money. At the same time मुझे हमेशा लगता था कि मेरे communication skills जो refine हो रहे हैं वो एक बिल्कुल different base पे हो रहे हैं, so मुझे ये benefits हमेशा रहे। TNS में आपने काम किया, it's a Tier 1 school of पाकिस्तान, और हमारे मुल्क में एक जनरल परसेप्शन है एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम जो है इट्स नॉट एजुकेशन एनीमोर,
राइट. Schools are not for education. हाँ. They consider students as their clients. और वो सिर्फ वही वाली बात है कि क्लाइंट्स को आप लोगों ने किस तरह घेरना है और किस तरह आप लोगों ने लेके आना है और किस तरह आप लोगों ने अपना साइकिल चलाना है. इस बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि आप एक ऐसे स्कूल के सिस्टम से आप आए जहाँ आपने सब कुछ बहुत क्लोजली आपने इसको मॉनिटर किया, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में, इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी मिथ है इसमें? ठीक है, बिल्कुल सही. अच्छा, हमारे इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एक चीज़ को इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है. And again, that is coming from someone who took education as his major, ठीक है, in bachelor's. Education has to be imparted in a certain way, ठीक है. उसमें बहुत उसकी equation के अंदर there are so many elements into it. It's resourcefulness, it's curating experiences, it's teachers, it's administration, it's safety, it's a lot of stuff that goes into it, ठीक है. और मुझे ये लगता है क्योंकि सिंस देयर इज़ नो गवर्नमेंट सपोर्ट एंड आई बिलीव इन एन आइडियल वर्ल्ड all of this should have been provided by the government to all the schools in the whole wide world. लेकिन ऐसे नहीं होता, so then there are private schools because they're offering something new, they're offering something different, they're offering they have a USP, ठीक है. अब होता क्या है कि क्योंकि आपके पास आम स्कूल्स में, टीयर 2 स्कूल्स में, टीयर 3 स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में ये क्योंकि नहीं होते रिसोर्सेज, तो आपको फिर रिलाई करना पड़ता है. एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड दैट काइंड ऑफ मनी टू पे टू द योर चाइल्ड स्कूल, तो फिर आप चाहते हो कि बेस्ट एक्सपीरियंस मिले एज अ पेरेंट टू योर किड, ठीक है. उसके लिए फिर आप जाते हैं प्राइवेट स्कूल्स के अंदर. प्राइवेट स्कूल्स में दे हैव ऑल दीज थिंग्स, ठीक है. उनके पास वो रिसोर्सफुल भी हैं, और बाय रिसोर्सफुल आई मीन कि जो एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसके लिए आपको जो मटेरियल्स वगैरह चाहिए होते हैं, समटाइम्स यू हैव टू इम्पोर्ट दोज मटेरियल्स, ठीक है. So with fluctuating dollar prices, with fluctuating inflation rates in the country, with ever evolving needs of the consumers, which in this case are of course the students' parents, you look for the best materials. वो चाहिए आपको, ठीक है. उसके अलावा आपको जो है क्लासरूम में टीयर 2 में आप कभी टीयर 2 स्कूल में आपको AC नज़र नहीं आएगा, सिर्फ प्रिंसिपल के रूम में नज़र आएगा या स्टाफ रूम में नज़र आएगा. टीयर 1 स्कूल में एक क्लासरूम के अंदर 2 ACs एटलीस्ट होंगे. इट्स एन एडेड एक्सपेंस, ठीक है. बट ये है कि ये एक पेरेंट की तरफ से आ रहा है कि वो अपने बच्चे को क्या देना चाह रहा है, ठीक है. वो चीज़ें मिल रही. बट देन इट ऑल कम्स डाउन टू वन मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन द इक्वेशन, एंड दैट इज अ टीचर. टीचर, हिज रोल और हर रोल, दैट ऑफ बीइंग अ फैसिलिटेटर, आपको बड़ा क्वालिफाइड बंदा चाहिए, क्योंकि वो पूरा जो लर्निंग एक्सपीरियंस है दैट इज़ बीइंग क्यूरेटेड बाय दैट वन. डिज़ाइन वो कर रहा है. अब क्योंकि वो हमें जो गिला रहता है वो यही है कि गवर्नमेंट स्कूल में वो टीचर्स नहीं है, टीयर 2 स्कूल्स में अच्छे टीचर्स नहीं है, टीयर 1 स्कूल्स में अच्छे टीचर्स नहीं है. अच्छे टीचर्स कहाँ टीयर 1 स्कूल्स के अंदर, क्योंकि पैसे वहाँ पे ज़्यादा मिल रहे हैं. सो ऑफ कोर्स फिर वो क्योंकि जब उसका एक्सपेंस बढ़ जाता है तो बिजनेसेस को भी नज़र आती है ये चीज़ कि यार हमें अपनी कॉस्ट ज़्यादा सेट करनी है, गवर्नमेंट सपोर्ट तो नहीं है. तो बिजनेसेस जो हैं तभी मार्केट, प्राइवेट सेक्टर मतलब अच्छा बूम तब कर रहा होता है ना, जब आपको पता है कि यार हमारा इसके अंदर जो है कोई लैग है, कोई देयर इज सम नीश दैट वी कैन फिल इन, वो नज़र आता है, आप उसके लिए ज़्यादा पैसे देते हो. आपको लगता है कि जो ये प्राइवेट स्कूल्स हैं और बहुत बड़े बड़े नाम इसके पीछे, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, आपको लगता है कि ऐसे जो ग्रुप्स हैं ये इतनी क्वालिटी टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता. उसकी एक वजह है, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैं देखता था कि हम लोगों को किस तरह से पढ़ाया जाता था. और बाय द वे मैं भी बीकन हाउस से पढ़ा हूं. आई एम अ बीकन नाइट. बिल्कुल. तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी आम स्कूल से या टीयर 2 टीयर 3 स्कूल से मैं पढ़ के आया हूँ और मैं सिर्फ ये बड़े स्कूल्स को टारगेट कर रहा हूँ. आई एम सेल्फ एम अ बीकन नाइट. लेकिन व्हाट आई फील दीज डेज इज़ कि स्टूडेंट्स जो हैं जो बीकन हाउस से निकल रहे हैं, बीकन हाउस से नहीं, किसी भी स्कूल से, किसी भी बड़े स्कूल से, हाँ ब्रांडेड स्कूल से, कहीं से भी, उनका ब्रॉटअप, उनकी जो है ना, व्हाट वुड बी द राइट वर्ड, दे कनेक्ट विद द पीपल. नो, नॉट कनेक्ट विद द पीपल. उनका एक जो बर्ताव है लोगों के साथ वो डिफरेंट है काफ़ी ज़्यादा. हाँ. वो इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी किस्म की स्पोर्ट्स में. वो किसी से सीधे मुंह बात करने के तैयार नहीं है. दे आर ऑलवेज इनटू देयर टैबलेट्स, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशंस. तो इसकी क्या वजह है? बच्चे अगर घर की तरफ से ये है तो टीचर्स जो हैं वो क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं कंप्लेन करते? और अगर ये स्कूल की तरफ से तो फिर पेरेंट्स जो हैं वो इतनी हेफ्टी फीस क्यों दें अपने बच्चों के लिए जब उनके बच्चे प्रोडक्टिव ही नहीं है? बिल्कुल. अच्छा मारिज,
देखो आई वुडंट डिसएग्री विद यू कि बच्चे जो हैं टैब्स वगैरह यूज़ नहीं करते. गैजेट्स आर द मोस्ट इन थिंग ऑफ द सेंचुरी. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. अब वो मैं एक ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ ना कि आपके बच्चे प्रोडक्टिव ही नहीं है. अब हम लोग जब थे बचपन में स्कूल से आए क्रिकेट खेलने चले गए. I still remember I used to go to my Nano's house. Yeah. And we used to play cricket all day and football all night. और वो फिर हम लोग को बुलाते थे घर के अंदर. लेकिन आजकल इस तरह नहीं है. आजकल तो बच्चे जो हैं उनको भेज रहे हैं यार प्लीज थोड़ी देर जरा घंटा खेल लो जाके. और आप देखिए ओबेसिटी बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इस वजह से. Of course. उसके पीछे किसका रोल है कि स्टूडेंट्स टीचर्स का है, स्कूल्स का है, पेरेंट्स का है, किसका है? अच्छा बीइंग वेरी ऑनेस्ट यार मुझे खुद नहीं पता किसका है. मैं सिर्फ एक गेस लगा सकता हूँ, मैं सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकता हूँ सिचुएशन का. मगर टू फर्स्ट कम बैक टू द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड मी कि क्या ये सिर्फ इन स्कूल्स के साथ ही है. मुझे लगता है दिस हैज़ बिकम ए ग्लोबल फिनोमिनन नाउ. ठीक है, इट्स लाइक अ प्लेग और समथिंग. इट हैज़ स्प्रेड. और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरे मुल्क पूरी दुनिया में तकरीबन जहाँ पे आपको गैजेट्स मिलते हैं वहाँ पे आपको ये मिलते हैं. क्योंकि गैजेट्स क्या करते हैं वो बेसिकली दे प्ले विद योर डोपामीन लेवल्स. आपको डोपामीन इज़ द हार्मोन फॉर एक्साइटमेंट. ठीक है, वो आपको हिट इतनी ज़्यादा चाहिए. दैट इज़ वाई यू प्ले अ फीफा गेम यू वांट टू प्ले अनदर वन. ठीक है, आपने अगर देखा होगा आपका जो पूरा इंटरफेस है मोबाइल का, इट हैज़ बीन डिज़ाइन सच अ वे दैट यू कैन होल्ड द फोन वर्टिकली इन योर पाम बिकॉज आप उसको हॉरिजॉन्टली नहीं पकड़ सकते. यू कांट स्ट्रेच योर फिंगर्स दैट मच. तो आपका पूरा एक्सपीरियंस जो है वो इस तरह से डिज़ाइन कर दिया कि आप बस क्लिक करो अगली वीडियो सो दैट यू स्टे हुक टू द एप्लीकेशन दैट यू आर यूजिंग. अब मुझे लगता है कि ये चाहे टियर 1 स्कूल हो, टियर 2 स्कूल हो, टियर 3 स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, this would be everywhere and it's not limited to that. However, there is this another dimension that you know talk to me about off the record इससे पहले भी कि क्या बच्चे जो हैं जो टियर 1 स्कूल्स में जाते हैं क्या वो अब उतनी रिस्पेक्ट देते हैं टीचर्स को या उनके मतलब एक रिजेंटमेंट होती है उनमें, वो उनकी मटीरियलिस्टिक अप्रोच होती है. ठीक है, सो इसको मैं इसमें से आंसर करना चाहूँगा कि मुझे ये नहीं लगता कि कोई भी ऐसे टीचर्स होंगे या उन स्कूल्स में जहाँ पे मैंने काम किया जो कि ये प्रीच करते हों कि यार आप मटीरियलिस्टिक बनो. लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि कुछ पेरेंट्स एंड फैमिलीज़ इस तरह की हैं who value money a lot. Maybe they judge the other person by the kind of money they have in the pocket. If they have pregnant pockets, they would deserve more respect. Yeah. And that is something that gets down and goes to your child as well. Yeah. Whether you do it knowingly or unknowingly, it's happening. So वो बच्चे फिर आके and it gets visible as well. I wouldn't say मैंने जितने मेरे एक्सपीरियंसेस में शायद अगर मैंने 100 बच्चों को पढ़ाया तो उसमें से 2% ऐसे होंगे या 3% ऐसे होंगे जहाँ पे मुझे लगे कि यार हाँ बच्चे की ना अप्रोच मटेरियलिस्टिक हो गई है. So then there are techniques to manage that as well because this is something that's not correct. हमेशा इस तरह नहीं होता कि स्कूल्स की गलती है या टीचर्स की गलती है. अब जहाँ तक जैसे हमारा बचपन था मुझे पता है कि मुझे घर से इस चीज़ का मुझे 100% पता था कि अगर मेरी कोई लड़ाई हो जाए या अगर मेरे स्कूल से अगर कॉल आ जाए कि आप आ जाएं ज़रा, तो मेरे पेरेंट्स ने जाके मुझे सपोर्ट करना है. उन्होंने जाके कहना है इसी की गलती है, इसको आप सिखाएं. उन्होंने डिसोन कर देना. और एक होता था, आपको भी याद हो, एक वार्निंग लेटर इशू होता था. हाँ, जान जाती थी उससे कि वो फाइल में लग जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, और घर भी जाएगी कॉपी, और फिर क्या करेंगे घर में. अच्छा, फिर स्कूल में छित्रौल अलग और घर में अलग. बिल्कुल. अब चीज़ें बदल गई हैं. अब अगर कोई बच्चा जो है अगर वो अपने टीचर्स के साथ बदतमीजी भी करता है और वो एक बहुत उसका रवैया इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं होता, तो पेरेंट्स उस बच्चे को सिखाने के बजाय वो पहुंच जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास उनको बताने के लिए कि आप हमारे बच्चे को सही तरीके से डील नहीं कर रहे. प्रिसाइसली. तो एक सोसाइटी में हम लोगों की ये चीज़ आ चुकी है. और हमने हमेशा से सुना है कि देयर इज दिस ट्रायंगल व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ टीचर पेरेंट्स एंड स्कूल. अगर उसमें एक भी जगह से लूप होल आ गया तो वो ट्रायंगल जो है वो डिसफंक्शनल हो जाता है. आज भी टीचर, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, दे आर द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एजुकेशन इक्वेशन. जितनी रिसर्च लेटेस्ट भी है, बिल्कुल वो किसी पॉइंट पे भी वो नहीं होगा ना तो बच्चे का जो एजुकेशन एक्सपीरियंस है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है. बिल्कुल. और जहाँ तक पहले हमने बात की, मैंने पूछा भी था आपसे ग्राउंड्स का. अब देखें हमारे जितने बड़े बड़े स्कूल्स हैं, अब जैसे इस्लामाबाद में आप सेक्टर F8 में देख लें, ज़्यादातर स्कूल्स हैं H8 में हैं, 3-3 केनाल 2-2 केनाल के घर में उन्होंने बच्चों को उधर क्लास 1 to 5 जो है वहाँ के बच्चे वहाँ जाके पढ़ रहे हैं. अब 2 केनाल के घर में कितना ही बड़ा ग्राउंड होगा, आप ना क्रिकेट खेल सकते हो, यू वोंट बी एबल टू प्ले फुटबॉल, आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी होगी नहीं.
तो आप क्या सिखाओगे बच्चों को? और इसमें स्कूल्स की गलती तो है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की भी गलती है, क्योंकि हमारी कोई पॉलिसी नहीं है इस बारे में। अब जहाँ तक मैं श्रीलंका की अगर बात करूँ, तो फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम दे यूज टू प्रोड्यूस सम वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर्स। रियली? या आप जैसे देख लें कुमार संगकारा, ओह यस, महावन अट्टापट्टू, सना जयसूर्या, दिलशान अजंता मेंडिस। Oh, ये yes. सारे के सारे जो थे, ये एक द सिल्वा, हाउ कैन वी मिस द सिल्वा, द 96 वर्ल्ड कप हीरो, द फाइनल हीरो। या तो वो जो हैं स्कूल से है, स्कूल क्रिकेट से है। हाँ जी, स्कूल क्रिकेट से है। अब पाकिस्तान में हमारी प्रायोरिटी में फिजिकल एजुकेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग की प्रायोरिटी में और चीज़ें हैं, और हम लोग इस चीज़ को निगलेक्ट करके ना हम अपने बच्चों के साथ और आने वाली नस्लों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहे हैं। मारिश, आपको इंटरप्ट करके, आपको याद होगा फिज़िकल आपने एजुकेशन की बात की, जिसको हम पीई कहते हैं, कितना मुश्किल होता था आपके टाइम पे जब आप ओ लेवल्स में थे या उससे छोटे थे, फुटबॉल का बॉल लेना जाके बिल्कुल बिल्कुल लॉक करके रखते थे। हाँ जी क्रिकेट का बैट और बॉल लॉक करके रखते थे पीई टीचर या जो भी उसको असिस्टेंट होते थे। तो जब आपने लॉक ही करके रखना है, वो कुछ सोना तो नहीं है यार। बिल्कुल बिल्कुल, आप उस चीज़ को फॉस्टर ही नहीं कर रहे। बिल्कुल, आपने शुरू से ही रख लिया कि ये मेरे जो 4 रिसोर्सेज मुझे मिल गए, मुझे मिलने नहीं दोबारा अगर ये गुम हो गए। बिल्कुल। और देखिए क्लासेस होती थी, 2 क्लासेस होती थी फिजिकल एजुकेशन की एक हफ्ते में, उसको भी जाकर उन्होंने एक कर दिया। फिर अगर कोई टीचर छुट्टी कर ले तो वो सबसे पहले आके कहते थे इनकी फिजिकल पीई की क्लास जो है ना, ये इसको खत्म करो। तो ये हमारा माइंडसेट इस तरह हो गया, अभी भी है, ये अभी भी है। ये हमारा माइंडसेट, आपको पता है, ये हमारा इसी तरह ही हो गया। और आई होप कि हमारी गवर्नमेंट जो है कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाए फ्यूचर में। खान साहब एक स्पोर्ट्समैन थे, वो वज़ीर आज़म रहे पाकिस्तान के, वो भी नहीं कर सके, लेकिन आई होप कि आगे की जो लीडरशिप है, जो करंट लीडरशिप है हमारी, वो इस चीज़ पे ध्यान देगी और बच्चों की नशोनुमा पे, उनकी फिजिकल एजुकेशन पे ध्यान देगी। वो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। तो TNS से होते होते आप पहुंच गए पाकिस्तान के सबसे प्रेस्टीजियस मैनेजमेंट स्कूल में, लम्स में। और सिर्फ पहुंचे नहीं, आप वहाँ स्टार बन गए लम्स। स्टार में इसलिए कहूँगा कि व्हेनेवर आई यूज्ड टू स्क्रॉल माय फेसबुक, लम्स के ऑफिशियल पेज में अमार बिन सलीम यूज्ड टू बी लाइव ऑल द टाइम। एंड ऑब्वियसली हम लोग तो खुश होते थे, लेकिन एक लम्स में पहुँचना, उनकी मार्केटिंग टीम में उनके स्पेशलिस्ट बनना, उसके बाद फिर लम्स का स्टार बनना, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो फीलिंग जो है वो आप अगर बता सकें। तो पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, मारिस इज़ नॉट ओनली बीइंग जेनरस, ही इज़ ऑल्सो, एज ही मेंशन, इज़ माई ब्रदर। तो वो आपको जो है मेरी बहुत तारीफ़ें कर रहा है, बट या मैं, लेकिन आप डिजर्व करते हैं तारीफ। आई हैव सीन योर स्ट्रगल एंड आई हैव सीन द वे आप जहाँ आज हैं, जिस तरह आप पहुँचे हैं, एंड द वे एंड द थिंग्स यू हैव अचीव्ड, माशाल्लाह। और अल्लाह आपको और भी तरक्की दे। और ये मैं सिर्फ तारीफ़ नहीं कर रहा कि क्योंकि मेरे भाई हैं, ये इनकी स्टोरी अगर कोई सुनेगा तो वो भी मेरी तरह तारीफ़ करेगा। But we are bringing you back to LUMS. अच्छा, so as I mentioned, I worked at TNS Beacon for 4 years, बल्कि slightly above 4 years. It was a very difficult decision to leave TNS यार, honestly. मुझे लग रहा था अब मैं अपना comfort zone में भी enter हो गया हूँ. Money was good and reputation was good as well. So I think things were checking out for me. So उसके बाद हुआ ये कि but still, क्योंकि मैंने MBA कर लिया, so there was this pressure as well, and there was this something coming from the inside as well कि यार देखो तो सी market में हो क्या रहा है. So I got an offer from Honda. I didn't join Honda. Then I got an offer from Parco in Karachi, and Karachi I couldn't move, so I didn't join them. I stayed another year at TNS Beacon House, and then there was this position at LUMS. So I joined LUMS as a senior officer for marketing. It was basically the LUMS central marketing function. तो मैं वहाँ पे था, मेरा काम जो था वो mainly वो यही था कि I have to travel across the country, I have to meet with and I have to establish and maintain the relationship with the people, with the core people, or let's say some of the more prominent ones in the education sector, or everywhere of course, across the board. And उसके अलावा मेरा corporate relationship जो है उसको maintain करना था. And of course it was admissions marketing, but at the same time it was adding to the brand value of the university across Pakistan. Inshallah, Allah Ta'ala ne chaha to we will also go international very soon. Maybe we'll market it from Pakistan, but again we're going to make sure that we have regional footprint at least.
तो वो करते करते बस अल्लाह ताला के करम से जो है मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई. एंड देन देयर आई रिमेंबर जब मैंने अपना पहली दफ़ा जब ज्वाइन किया तो उसके थोड़ी देर मुझे पता चला कि आई हैव टू होस्ट अ प्रोग्राम एज वेल. अब दिस डायनामिक आई वाजंट अवेयर ऑफ. मैंने जब जॉब ज्वाइन की मुझे किसी ने बताया था कि यार वेबकास्ट भी करने होते हैं. जॉब डिस्क्रिप्शन में ये नहीं था. या अगर था तो मैंने नहीं पढ़ा. मेबी आई वाज लाइक यार जॉब के लिए अप्लाई कर. बट आई डोंट थिंक इट वाज देयर. तो वो वेबकास्ट बेसिकली होता है कि आपको यू हैव टू गो लाइव. And for someone who never appeared on a television show to host one, that also coming from Lum's platform where you can't, there's no room for you to make a mistake. Okay? It has to be meticulous. Yeah. So I remember it was the MBS webcast. We had the best faculty, we had the best industry people sitting right next to me, and मैंने उनका interview करना था, and I had to project Lums as well, project the MBA program, which is what Lums is actually famous for. तो मुझे वो दे दिया एंड आई कुडंट से नो ऑफ कोर्स बट एक्चुअली बीइंग वेरी ऑनेस्ट मतलब नाउ 3 years down the 3-4 years after that alhamdulillah I think I can say that now I was nervous. I was, ठीक है. There were like 3 different cameras, multiple lights. It was a studio like environment. It was like the best, most influential industry and academia leaders sitting next to me और मैं उनका इंटरव्यू कर रहा हूँ. मुझे काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस भी थी बट alhamdulillah I pulled it off. अल्लाह के करम से it came probably naturally to me. Maybe I did some homework मगर या वो हुआ. उसके बाद मुझे जो है फिर ये अपॉर्चुनिटी बार बार मिलती गई कि यार मैंने जो है मतलब फ्ला एग्जीक्यूटिव MBA का वेबकास्ट है उसको होस्ट करना है, PhD का करना है. एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह इट केम डाउन टू दैट कि मुझे लम्स के जितने प्रोग्राम्स के वेबकास्ट होने वो सारे मेरे पास आ गए. सो मुझे लगता है कि उससे मुझे प्रोजेक्शन मिली अल्लाह के करम से. अक्रॉस लम्स मुझे लोग जानना शुरू हुए, अक्रॉस द इंडस्ट्री मुझे लोग जानना शुरू हुए. मगर इंडस्ट्री में फिर भी क्योंकि आप एक्टिवली रिलेशन, आप माशाल्लाह खुद पब्लिक रिलेशनिंग के बंदे हैं, सो आपको पता है कि आप थोड़ी देर नहीं जाएंगे तो लोग आपको जो है भूलना स्टार्ट हो जाते हैं. नो मैटर हाउ फेमस यू आर यार, यू हैव टू हैव सम पर्सनल टच टू एवरीथिंग. सो फिर आया चैप्टर आपकी ज़िंदगी में आउट लाउड का. अब ये आप मुझे बताएं कि जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो आउट लाउड विद अमार पीछे मोटिवेशन क्या थी? हाँ. और इसको आपने शुरू किया तो आपके उस वक्त आपके थॉट प्रोसेस क्या था? आपने एक अपना डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो छोड़ना था सोशल मीडिया पे, या आपको फेम चाहिए था, या आपको जो हम सब की फैमिली का हम लोग का मसला है बोलने का? बिकॉज आई थिंक दैट द लिप इट रन्स इन द फैमिली. तो आपको एक्सटेंसिवली तो आपने बोलने का शौक था. क्या वजह थी कि आपने आउट लाउड शुरू किया? ये बड़ा मतलब आपने मतलब आई थिंक इंसाइटफुल सा क्वेश्चन मेरे से पूछा है. आउट लाउड को स्टार्ट करने की रीज़न क्या थी? अच्छा, आउट लाउड को अच्छा हमारे उसमें मल्टीपल रीजंस थे. ठीक है, आउट लाउड के आने से पहले आया था अमार बिन सलीम. हाँ जी, बिल्कुल. और मैं हमेशा उसको कहता हूँ कि अमार बिन सलीम इज़ अ ब्रांड एंड इंशाल्लाह इट विल स्ट्रेंथन लाइक आउट लाउड इज़ एंड लाइक योर ब्रांड इज़ इंशाल्लाह. मगर उससे पहले मुझे जो मेन आइडिया था मेरा वो ये था कि यार जब मैं डिफरेंट मीटिंग्स में बैठता था या डिफरेंट सेटिंग्स में मैं बैठा करता था, जो मेरा ओपिनियन था मुझे लगता था इट्स डिफरेंट. वो डिफरेंट होता था 90% लोगों के ओपिनियन से. ठीक है, दे वुड टेक अ साइड, आई वुड वांट टू ब्रिंग देम टू अ मिडिल ग्राउंड व्हिच इज़ अ वेरी अनपॉपुलर थिंग टू डू. ठीक है, आपको इससे पॉपुलैरिटी नहीं मिलती ज़्यादा, आपको इससे सेटिस्फैक्शन मिलती है. पॉपुलैरिटी शायद उससे कम मिलती है. और आप किसी को कन्विंस वैसे भी नहीं कर सकते. आर्गुमेंट तो जीतना वैसे मुश्किल है. जीतना मुश्किल, मैं तो कहता नामुमकिन है. नामुमकिन. अच्छा, और अगर आप आर्गुमेंट जीत गए तो आप बंदा लूज कर रहे हो. ठीक है, एंड यू हैव टू विन पीपल. ठीक है, द काइंड ऑफ पीपल वी आर, जिस बिजनेस में वैसे भी हम हैं, इट कम्स नेचुरली टू अस. तो मुझे ये था कि मैं एक ऐसा चैनल बनाऊं जहाँ पे मेरी बात हो और मुझे कोई इंटरप्ट ना करे यार, मेरे आइडिया को कोई मतलब किक आउट ऑफ द विंडो ना कर दे. जो मैं बोल रहा हूँ वो सुने बस. ठीक है, हाँ कमेंट से मुझे बता दे, लेकिन मुझे मेरे बीच में इंटरप्ट करके मुझे रोके मत, क्योंकि फिर उसके बाद अगेन वही वाली बात है ना, द काइंड ऑफ पीपल वी आर, वी वांट द अदर पर्सन टू हैव एज मच एयर टाइम एज पॉसिबल. ठीक है, तो हम कहते हैं कि ठीक है आप अपनी बात कर लो. सो एक तो वो बनाया. जब उसके बाद बनाया तो मुझे जब उसके बाद चलता रहा तो मुझे एहसास हुआ कि लम्स का जो मेरा जो एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा है और चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वेबकास्ट की सूरत में, मुझे लगता है कि मुझे गेस्ट्स के साथ टॉक्स करनी चाहिए. और उस टाइम पे आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्च किया था सिंगल नेशनल करिकुलम SNC फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अक्रॉस ऑल द प्रोविंसेस इन पाकिस्तान. दो फिर वो डिबेट हुई और सिंध ने उस पर बैकआउट कर लिया. सो
मैंने भी उसको स्टडी किया, मैंने अपना एक ओपिनियन बनाया। मैं एजुकेशन सेक्टर्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व था पहले टीचिंग में, फिर अब इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में। तो मैंने कहा मेरा ओपिनियन इसमें आना चाहिए बिकॉज पीपल हैड बीन आस्किंग मी। फिर मैंने एक बड़े ज़बरदस्त इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं उनको इन्वाइट किया, मैंने कहा मेरे शो पे आए, और वहाँ से चीज़ें जो चलना शुरू हुई। और फिर मेरे दिमाग में एक इंटेंशन क्रिएट। वो आपका पहला शो था? दैट वाज द फर्स्ट वन। इट वाज विद डॉक्टर कुशल बाश। He used to be the vice rector at FC College University, and he's a remarkable, widely known industry leader, mashallah still is. बिल्कुल। तो फिर उसके बाद फिर मुझे एक ये एहसास हुआ फाइनली कि out loud should be one of Pakistan's aspects. And when I say that, I mean कि जब कोई बंदा out loud को सुने ना कि यार out loud with Amar is a podcast, इसको हमने सुनना है, इससे पाकिस्तान का कुछ बेहतर पता चलेगा। बिल्कुल। क्योंकि नेगेटिव प्रोजेक्शन इस हद तक है, और आपके भी एक्सपीरियंसेस हैं, मैं अभी रिसेंटली भी होके आया हूँ। मुझे जब मैं बाहर गया हूँ, देयर वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ैग्रेब, शी हैड कम फ्रॉम क्रोएशिया, एंड शी डिड नॉट नो कि पाकिस्तान इज़ अ ह्यूज कंट्री ऑफ 220 मिलियन पीपल, एंड व्हेन आई सेड दैट शी वाज लाइक वो, शी वाज शॉक्ड। मैं शॉक्ड यार, मतलब तुम लोग 22 करोड़ लोग हो, हमें पता ही नहीं है क्रोएशिया में, ठीक है, हमें पता ही नहीं कि पाकिस्तान, वी आर ओनली फेमस फॉर आवर कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया, वी आर फेमस फॉर टेररिज्म जो कि नहीं होना चाहिए, वी आर फेमस फॉर यू नो कि IMF के साथ क्या चल रहा है हमारा, वी आर ऑलवेज यू नो लुकिंग फॉर मोर मनी इन टर्म्स ऑफ लोन्स एंड एड। तो मुझे ये एहसास हुआ कि यार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो कि अभी भी चल रही है, तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, पाकिस्तान के बारे में एक जो प्रोजेक्शन है, आई थिंक मुझे वो करनी है। और शायद आउट लाउड का कोई भी एक ऐसा एपिसोड नहीं है जो थीमेटिकली पाकिस्तान के अगेंस्ट बात कर रहा हो। नेगेटिव चीज़ को लाना या एटलीस्ट जो भी रियलिटी है उसको सामने लेके आना, वो मेरी जॉब है। लेकिन उस चीज़ को थीमेटिकली पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोजेक्ट कर देना, दैट इज समथिंग आई कांट डू। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना बहुत ज़रूरी है, एंड इट्स एन आर्ट यार, एंड इट्स एन आर्ट। अगर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप ना उसको आगे नहीं ला सकते और दूसरा बंदा उसको सह नहीं सकता, तो आप समझ जाएंगे सोसाइटी का बुरा हाल है। बिल्कुल। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि एक पॉजिटिव इमेज आपकी पॉडकास्ट से हमेशा गया है बाहर, और उसमें ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल ही पाकिस्तान का कोई पॉजिटिव इमेज क्या सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये नहीं बताया। आपने हमेशा से ये बताया उसमें कि ये हमारे लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम में, ये हमारे कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं, हम लोग बेहतर कर सकते हैं। ये क्योंकि क्रिटिसिज्म अगर आप करें या मैं करूं तो हम लोगों के लिए व्यूज जो है वो गैदर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप एक थंबनेल बना दें, उसमें एक नेगेटिव बात लिख लें, आप देखें कैसे आएंगे व्यूज उसके ऊपर। तो ये एक बहुत आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि ज़्यादातर क्योंकि पॉडकास्ट का कल्चर हमारे मुल्क में चल रहा है और लोग जो हैं हर बंदा आजकल बात करनी आती है नहीं आती, वो पॉडकास्टर बना हुआ है और वो सिर्फ बैश कर, बिल्कुल, वो पाकिस्तान को बैश कर रहे हैं, वो हमारे इदारों को बैश कर रहे हैं, वो हमारी गवर्नमेंट को बैश कर रहे हैं, ये सोचे समझे बगैर कि बैश हम भी करते हैं, हम भी बुरा भला कहते हैं, लेकिन एक तरीका होता है कि जिससे आप अपने मुल्क के अगेंस्ट ना चले जाओ। Exactly. क्योंकि इफ़ यू आर पुटिंग समथिंग ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक, तो ये सिर्फ आप ये नहीं कर सकते कि आप पाकिस्तान में देखी जा रही है ये बात, आपकी वीडियो है, कोई अमेरिका में देख रहा हूँ, कोई अमेरिका में देख रहा हूँ, कोई यूके में देख रहा हूँ, तो फिर क्या करेंगे, कोई इंडिया में देख रहा हूँ। आपने तो देखा है इंडिया कैसे हमारा कंटेंट पकड़ता है, बिल्कुल, उसका पीस लेता है बीच में से, बिल्कुल, एंड उसकी प्रोजेक्शन कर देता है। और अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया पे हमारा अपना हमारे यूट्यूबर्स अगर कोई बात करते हैं तो उनकी मेन स्ट्रीम मीडिया, अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक टीवी, यू नो, वो सब कुछ लगा देते हैं साथ। The so-called journalist? He is not a journalist. Trust me. He's something else. He is. Who is he? I think he's a clown. Sorry for my word. I don't want you to be sorry about that. Like, sorry for this language. Sorry for this language, but for me he's a clown. You know, पांचवे उस पे जाके देखें सरीना क्या हुआ है। ड्रग्स दो क्या कर रहे हो भाई, सहाफी हो, जर्नलिस्ट सेंसेशन। He is. ठीक है ना। और मैंने अब देखा है कि पाकिस्तान में भी कुछ जर्नलिस्ट उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। Right. बड़ा अफसोस होता है क्योंकि हम लोगों ने हमेशा से देखा है कि हमारे जो सहाफ़ी हैं, हम लोग दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बंदों को बिठा देते हैं और मैं उसको मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगता, लेकिन दोनों एक दूसरे की बात सुनते हैं। अब हम लोगों ने देखा है कि जो जर्नलिस्ट हैं वो लड़वाने के चक्करों में, हाँ, एयर टाइम में लड़े और लोग लड़ भी रहे हैं, रेटिंग ज़्यादा मिलेगी। मिलेगी। तो ये कुछ हम लोगों के फ्लॉज हैं।
एक आखिरी बात मैं आउट लाउड के बारे में पूछना चाहूँगा, और ये थोड़ी सी पर्सनल बात है. यू गॉट मैरिड 4 years बैक, राइट? और आफ्टर योर मैरिज व्हाट आई फील इज़ दैट यू हैव अचीव्ड अ लॉट, माशाल्लाह. और हमारी भाभी का उसमें ऑब्वियसली रोल होगा, और एक कंपेनियन है वो आपकी, उनका रोल होता है इसमें. आउट लाउड में के बनाने में, इस आइडिया में, और इसको आपको पुश करने में कि नहीं छोड़ना नहीं है, उनका कितना रोल है इसमें? अच्छा, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल रहा है जब अमार बिन सलीम की वीडियोस आनी शुरू हुई थी. जो आउट लाउड का एक आइडिया था, ये मेरा अपना आइडिया था, ठीक है. उस वक्त मुझे याद है कि मुझे, बीइंग वेरी ऑनेस्ट यार, आई एम नॉट टू सेवी विद गैजेटरी. मुझे बाकी काम तो हम कर लेते हैं, मैनेजरियल स्किल्स हैं, बाकी अल्लाह का शुक्र है कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मगर गैजेटरी को ऑपरेट करना, कितना लाइट आ रहा है, कितना कैमरों का हेड रूम है, पीछे सोफ़ा पे कोई कपड़ा तो नहीं पड़ा हुआ, अभी तक बड़ा मुश्किल होता है यार. ये मुझे समझ नहीं आती ये चीज़ें, ठीक है. मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे कैमरे, यार बात रिकॉर्ड करो ना, बट दीज थिंग्स मैटर, एस्थेटिक्स मैटर, योर अपीयरेंस मैटर. तो वो मैं समझता हूँ कि उसमें एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल जो है वो रहा है आपकी भाभी का. और उसमें जहाँ तक बात है आउट लाउड की, आउट लाउड मेरा एक अपना आइडिया था, ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें लम्स का बहुत ज़्यादा मुझे था, तो वो मुझे था कि डिस्कशंस की जाएँ. अब आउट लाउड की जर्नी में जो मुझे बीच में हेल्प्स वगैरह चाहिए थी, कि मतलब क्या इक्विपमेंट अभी ले ली जाए, आइडियाज़ शेयर करना, आइडियाज़ को क्रिएट करना, किस गेस्ट को किस तरह अप्रोच किया जाए, ये सारी चीज़ें सेटिंग्स करना, इन चीज़ों में मुझे डेफिनेटली सपोर्ट मिली. कंटेंट क्या होना चाहिए, कभी कभी मुझे उसमें भी सपोर्ट मिली. बट या ऑफ कोर्स, मतलब दिस इज समथिंग दैट आई मे नॉट हैव बीन एबल टू हैव डन ऑन माई ओन, या शायद इतना अच्छा ना कर पाता. नो, द रीज़न व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन इज़ कि मुझे पता है कि हम लोग फैमिली में, हम लोग हैं बड़े जज्बाती किस्म के, और हम लोग जो हैं वो, मैं और आप कंटेंट क्रिएटर्स हैं, और मेरे हिसाब से अब आजकल पाकिस्तान में हर बंदा ही कंटेंट क्रिएट कर रहा है किसी ना किसी कैपेसिटी में. एवरीवन इज दे आर क्रिएटिंग कंटेंट बिकॉज दे हैव दिस मोबाइल इन देयर हैंड्स, एंड दीज गैजेट्स आर वेरी ईजी टू यूज़, और आपको बड़े आसानी से आप कंटेंट बना सकते हैं. और जब से नए प्लेटफॉर्म्स आए, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम रील्स हो गए, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, तो कंटेंट और भी छोटा होता जा रहा है और ज़्यादा होता जा रहा है. तो आपने ये चीज़ फील की है कि अब हर तरह का कंटेंट जो है वो हमारी सोशल मीडिया फीड पे हम लोगों को नज़र आ रहा होता है, उसकी क्वालिटी हो या ना हो. कोई बंदा जो है वो सिर्फ चल रहा है, और उसकी एक डिफरेंट किस्म की वॉक है, और बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा के वो जो है चल रहे हैं, और जी कंटेंट चल रहे हैं, उस पर जी थाउजेंड्स ऑफ व्यूज़, मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए हुए हैं. कोई बंदा जो है जंप मार रहा है, छलांगे लगा रहा है, तो उसका कंटेंट चल रहा है. आपको ऐसा लगता है कि हम लोग अभी उस जगह पे नहीं पहुंचे जहां हम लोग क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हों या कर सकें? आपको क्या लगता है इस बारे में? हमारे बड़ी मज़े की बात है कि मैं ना कुछ दिनों पहले एक कन्वर्सेशन में था. इमरान गज़ाली को आप भी जानते हैं, इमरान गज़ाली साहब जो एक्स फॉर्मर हेड डिजिटल मीडिया विंग पाकिस्तान के थे. सो उनसे भी मैंने यही बात की एग्जैक्टली. मैंने कहा इमरान के कंटेंट क्वालिटी जो है, मतलब समझ नहीं आती यार. मतलब बात सेंस की कोई कर रहा है, और कोई बंदा जो है वो अपनी वॉक की वजह से, या अपने डांस की वजह से, या अपनी एंटरटेनिंग वीडियो की वजह से जो वो थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ व्यूज़ ले रहा है. हम रिसर्च कर थक रहे हैं यार, और हमारे वो नहीं आ रहा. एंड ही रिस्पॉन्डेड, आई थिंक आई हैव टू एग्री विद दिस. उन्होंने मुझे ये कहा कि आई थिंक लोग को भी एंटरटेनमेंट चाहिए. अब लोगों को भी, वो भी थक गए इकोनॉमिक सिचुएशन देख के, फ्रस्ट्रेशंस देख के. मतलब फ्रस्ट्रेशन तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, टेंशन्स वगैरह देख के, कि वो खुद कहते हैं कि यार हम इसमें चले जाएं. बट प्रॉब्लम इसमें ये है कि जब कोई भी चीज़ अनरेगुलेटेड जाती है ना हमारे, चाहे आपका बच्चा हो, तो उसका फ्यूचर एट स्टेक आ जाता है. ठीक है, हम कहते नहीं बच्चों को, हमारे माँ बाप नहीं कहते थे कि यार प्ले स्टेशन के खास दिन है, सैटरडे का दिन होता था, एक दिन प्ले स्टेशन खेलनी है, फिर अगले सैटरडे खेलनी है, अगले सैटरडे अलमारी में बंद हो जाता था. ये चीज़ पूरा वीक वो बंद रहता था. टीवी देखना है 8 से 9 बजे देखना है, 9 बजे आने बेड पे होना है. तो ये रेगुलेशन की वजह से देखें लाइफ में ना, हम जितने मर्जी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लो, आपको 7-8 मिनट के लिए तो बहुत मोटिवेशन मिलती है एक दिन के लिए, लेकिन इफ़ यू डोंट हैव डिसिप्लिन इन लाइफ,
आप अचीव नहीं कर पाते चीज़ों को, आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल है। कौन सा ऐसा लीडर जो कि यार मेरी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं था लेकिन मैंने अचीव बहुत किया। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब क्योंकि हमारा ये सारा कंटेंट ही अनरेगुलेटेड है और हर बच्चे के पास जो है फ़ोन है, हर बड़े के पास फ़ोन है, तो आप जो मर्जी कंटेंट बना दो, जितना छोटा और जितना को बोंगा कंटेंट है आप उतने ज़्यादा स्टिक करते हो उस चीज़ के साथ। बिल्कुल। और वो उतना ज़्यादा बिकता है ऑफ कोर्स। और उसके बाद होता ये है कि जब आपके व्यूज़ बढ़ जाते हैं एंड आपकी इंगेजमेंट बढ़ जाती है, सो इवन इफ़ आई एम अ बिजनेस मैन एंड इफ़ आई एम इंटरेस्टेड इन मेकिंग प्रॉफिट्स आउट ऑफ माई कैंपेन्स, तो मैं तो नेचुरली आपके पास जाऊंगा और मैं कहूँगा यार मारिश आप टिकटॉक बनाते हैं, 15 सेकंड का आप काम करते हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल वाचिंग योर शॉर्ट्स, व्हाई डोंट यू कम इनटू अ पेड पार्टनरशिप विद मी। एंड जो बंदा असल में कंटेंट बना रहा है, जो कि पूरा एक मेहनत से गुजर रहा है, ऑफ कोर्स दे सफ़र। बिल्कुल ये है। आपको क्या लगता है कि ये जिस तरह का ये कंटेंट जो है आजकल प्रोड्यूस हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको रेगुलराइज करें या कोई चेक एंड बैलेंस इस पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है इस बार? या आपको भी ये लगता है, क्योंकि काफ़ी लोगों की ये सोच है कि अगर इसको इस पे चेक एंड बैलेंस होगा, रेगुलराइज करेंगे, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो एक फिनोमेना है उसके अगेंस्ट जाती है बात। तो आपकी क्या राय है इस पे कि इसमें कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ इंपॉर्टेंट और मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में खुद फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक स्ट्रगल थी, जिसके बाद जाके जो है आपको पूरे चैनल्स वगैरह नज़र आना शुरू, आपको हर किस्म का कंटेंट नज़र आना शुरू हुआ। एंड मेरा ख्याल है उससे आपकी इस्लाह भी होती है, ठीक है। अगर आपको एक अपोजिंग व्यू नहीं मिलेगा तो आपकी इस्लाह भी नहीं होगी। तो वो आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट। बट लाइक एवरी गुड थिंग यू नीड टू हैव सम लिमिट टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एज वेल, क्योंकि अगर वो बिल्कुल बाउंड से निकल जाती है तो फिर देन इट्स अनमैनेजेबल। Before answering the question, the direct answer, the direct question that you asked me, मेरा ख्याल है कि सक्सेस के लिए भी you need to have some discipline, ठीक है। आप मोटिवेशनल टॉक्स वगैरह सुन सकते हो यूट्यूब के ऊपर जाके, for 7 to 8 minutes you can have your adrenaline rushing through your veins, मगर फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद you're back to how you were before that, ठीक है। So you need to have chalked out your whole plan, the action steps and everything. सोशल मीडिया के साथ भी यही है, ठीक है। अगर आई कैन से द सेम थिंग अबाउट द मेन स्ट्रीम मीडिया के 72% ऑफ द कंटेंट दैट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड ऑन और बीइंग शोन थ्रू न्यूज़ शोज इज पॉलिटिक्स सेंट्रिक, व्हिच इज़ लाइक अ लॉट ऑफ इट। तो फिर आई कैन से कि यार 80 to 90% ऑफ व्हाट्स हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया इज़ जस्ट फन। ट्रू। और आपको उस पर जो है वो रिटर्न्स इसलिए भी ज़्यादा मिल रहे हैं क्योंकि देखो हर बिट में आपको नज़र आ रहा है कि 15 सेकंड की बिट हो, 30 सेकंड की हो, 1 मिनट की, उसमें ऐसी को फजूल चीज़ हो रही है। मतलब इतना को अल्लाह माफ़ करे, इतना को थर्ड रेट कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है कि उसने आपकी आवाम को हुक्ड कर दिया उसके साथ, ठीक है। एंड आपको पता है इंटरफेस वगैरह तो सारे डिज़ाइन इस तरह से है, दिल कीप यू एंगेज्ड। तो जब आपको व्यूज़ मिल रहे हैं इसका मतलब है आपको रिटर्न मिल रहा है। एक कंटेंट का एक कंटेंट क्रिएटर का आपका मेरा रिटर्न क्या है? एग्जैक्ट डायरेक्ट व्यूज़, कमेंट्स, एंगेजमेंट बेसिकली। वो हमें जब एक 15 सेकंड वाले कह रहे हैं मुझे डांस करने से या मुझे मज़े की वॉक करने से या किसी को जुगत लगाने से या गाली देने से या किसी को मुफ्त का मजाक से थप्पड़ लगाने से मिल रहा है, उसको क्या ज़रूरत है टू इम्प्रूव हिज कंटेंट और हर कंटेंट, ठीक है ना। अब हो क्या रहा है कि जहाँ तक बात आती है ना पेड पार्टनरशिप्स की, आपको पता है इंस्टाग्राम की तो मोनेटाइजेशन का सीन ही नहीं है, फेसबुक की मोनेटाइजेशन का सीन पाकिस्तान में है नहीं, यूट्यूब से बेरली लोग जो हैं वो पैसे कमाते हैं। सो बेसिकली दे लुकिंग फॉर पेड पार्टनरशिप्स। पेड पार्टनरशिप्स के लिए इवन इफ आई एम अ बिजनेस मैनेजर, यार मैं ये देखूंगा कि किसकी इंगेजमेंट ज़्यादा है, बिकॉज क्या मेरा प्रोडक्ट जो है उसको वो कवरेज मिल रही है। सो मैं किस बंदे के पास जाऊँगा? मैं उस बंदे के पास जाऊँगा यार जिसकी इंगेजमेंट ज़्यादा, जिसके व्यूज़ ज़्यादा, जिसकी रीच ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑफकोर्स अब आप देखोगे कि टिकटॉकर्स को और जो इस किस्म के जो रील्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको बिजनेस भी ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है ना। और जो मेन मेहनत कर रहा है ऑफ कोर्स उसके लिए वो रिटर्न कम है। मैं ये नहीं कहता सारे बिजनेसेस इस तरह, क्योंकि हर बिजनेस की एक ब्रांड वैल्यू होती है, एक ब्रांड आइडेंटिफिकेशन होती है। हमारे पास किन के 4 प्लेटफॉर्म्स हैं? इंस्टाग्राम है, एक फेसबुक है, एक यूट्यूब है और एक टिकटॉक है, जो कि एंटरटेनमेंट के लिए है, ठीक है ना। एंटरटेनमेंट इज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स। एंटरटेनमेंट ना हो हम कोविड का टाइम गुजार नहीं सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। नेटफ्लिक्स ना होता तो क्या करते? नेटफ्लिक्स क्या आर्ट की एक्सप्रेशन है ना नेटफ्लिक्स बेसिकली। कौन पहले ही फ्रस्ट्रेटेड है, इकोनॉमी पहले ही एंड पे है। यार हम तो बैंक्रप्सी की बात कर रहे थे जस्ट लास्ट वीक वी वर फेयरिंग बैंक्रप्सी। यू रिमेंबर वी स्पोक पाकिस्तान प्रॉब्ली हैड इवन गॉन बैंक्रप्ट, बिल्कुल टेक्निकली, बिल्कुल, ठीक है। अल्लाह के करम से हम फिर निकल आए।
इंशाल्लाह हम नहीं होंगे, मगर हमारी बात क्या, फ्रस्ट्रेशन, पैसे नहीं है, इन्फ्लेशन चल रही है, ग्रोथ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। उसके बाद अगर फिर भी ये मुल्क किसी तरह सेम चल रहा है तो आई थिंक उसमें एक बहुत बड़ा रोल इन लोगों का भी है जो कि कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, हम बुराई कर रहे हैं, बुराई कर सकते हैं कि यार वो इस क्वालिटी का कंटेंट नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा आपका कम से कम टाइम तो कंज्यूम हो रहा है। व्हाट इफ कि अगर ये टाइम भी कंज्यूम ना हो पा रहा होता तो क्या हम लोग बाहर डाके डाल रहे होते, लोग हमारे चोरी कर रहे होते, बिल्कुल क्राइम्स कर रहे होते। बिल्कुल। तो अगर उसमें भी बैन आ जाएगा तो यार आप तो एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस पहले लिमिट कर रहे हो। पार्क्स यहाँ पे नहीं है, स्पोर्ट्स यहाँ पे नहीं आ रही, ठीक है, मतलब पाकिस्तान की बुराई करना मकसद नहीं, मैं रियलिटी दिखाना मकसद। बिल्कुल, गवर्नमेंट को एक चीज़ शो करनी। हमने अभी बात की जी 40,000 लोगों के लिए लाहौर में एक पार्क है, तो क्या ये 40,000 अगर लोग 20,000 इकट्ठे पहुँच जाते तो क्या पार्क में फिट हो जाएंगे हम लोग? बिल्कुल नहीं। स्पोर्ट्स का हमारा बेड़ा गर्क है, अल्लाह के करम से पता नहीं किस तरह पाकिस्तान कॉमनवेल्थ गेम्स में 18th आ गया। 18th आना, आप किसी बड़े मुल्क जाएं वो कहेंगे 18th क्या होता है, हमारे लिए 18th एक बहुत बड़ी बात है, जहाँ से हम चले हैं फ्रॉम रैग्स टू नॉट इवन रिचेस समवेयर इन द मिडल। Even I was reading an article the other day जिसमें ये कहा था कि the wrestlers there were 6 wrestlers who competed, and 5 of them they got medals, and they were not trained properly. They asked for training camps and they weren't any. And उन्होंने कहा कि हम लोगों को आप हमारे कुछ मैचेस अरेंज करवा दें। They were not arranged, लेकिन फिर भी हम लोगों ने किया, फिर भी कर लिया। अरशद नदीम he's a national hero, he's a national hero। उन्होंने नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। लेकिन as a matter of fact अरशद नदीम is the 3rd person in the world to have crossed the 90 meter mark, yeah, and the only South Asian world, yeah, and the only South Asian to have done that। Can you imagine यार, मतलब अगर ये बंदा ओलंपिक्स में अब चला जाए जी, पाकिस्तान को फाइनली गोल्ड मिल जाएगा। ये पहले 5वें पे आए थे, अब ये गोल्ड लेके आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन कहने की बात ये है कि इन सब लोगों ने अचीव किया, लेकिन इन लोगों को प्रॉपर ना ट्रेनिंग दी थी, ना इन लोगों के पास फैसिलिटीज़ थी, ना पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एज सच कोई इकदाम लिए थे। आपको पता है स्पोर्ट्स को इतना, क्रिकेट के अलावा किसी और स्पोर्ट्स फीफा पे बैन लगा हुआ है, फीफा पे बैन लगा हुआ, सोचें, और इतना टैलेंट है पाकिस्तान में। आप लियारी में चले जाओ ना, कराची में, आपको वहाँ पे ऐसा मिलेगा, शायद बंदा वहाँ से जाए खेलने के लिए फुटबॉल। आप ये इस्लामाबाद में आप देखें, यहाँ जगह जगह पे ग्राउंड्स हैं, इतने टैलेंटेड फुटबॉलर्स हैं, लेकिन हमारी फुटबॉल फेडरेशन अपनी पॉलिटिक्स में बिजी है। बात वही है ना, देखो इंग्लैंड में ना, आपको भी पता है इस बात का, MBA कराते हैं फुटबॉल मैनेजमेंट में, ट्रू, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, फुटबॉल मैनेजमेंट इतनी बड़ी इंडस्ट्री है उनकी। बिल्कुल। क्यों इंडस्ट्री? पैसे आते हैं ना, पैसे आते हैं वहाँ से। यहाँ पे कोई बंदा फुटबॉल को करियर क्यों बनाए भाई? मैं क्यों क्रिकेटर बन जाऊँ? आप कह रहे हैं ना श्रीलंका में क्रिकेटर्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको नज़र आता है क्रिकेटर के पास वो बनता क्या है, उसके लिए पूरी एक ट्रेजेक्ट्री है उस बंदे के पास। यहाँ पे तो भाई स्पोर्ट्स कैंप से निकलना ही मुसीबत बना होता है। आप फुटबॉल को छोड़ें, हॉकी में तो हम लोगों ने कितना कुछ अचीव किया हुआ है, 4 वर्ल्ड कप्स, 4 ओलंपिक गोल्ड्स, और आज हमारी हॉकी का क्या हाल है। तो ये कुछ हैं ऐसी मसाइल जिनका हल खुदा जाने कब निकलेगा, क्योंकि हमारी ना गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है, ना फ्रेंकली स्पीकिंग लोग बेचारे इतने बुरे हालात में पाकिस्तान में हैं यार, वो उनको they don't have the time to think about this and they don't even care much about it। Why would उनको ये है कि हम लोग रात को खाना खाएंगे, हम लोग अपने बच्चों को किस तरह पालना है, ये बात है। मूविंग ऑन टू लास्ट 2 क्वेश्चंस अमर भाई, अगर आप मुझे बता सकें कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गई है। एक ज़माना था जब फियर्स राइवल्स भी एक दूसरे की बात सुनते थे, एक टेबल पे बैठते थे, बात करते थे, और not only political parties, the supporters of those political parties, they used to listen to each other, have a conducive debate. True, but in today's time there are only 2 big parties left in Pakistan, Pakistan Tehreek-e-Insaf and Pakistan Muslim League Nawaz, और उनके supporters एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। जो रिश्तेदार हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, दोस्त आपस में लड़ रहे हैं, बच्चे माँ बाप के साथ आर्ग्यू कर रहे हैं, माँ बाप बच्चों को डांट रहे हैं और इतनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गई है कि अब बंदा पॉलिटिक्स पे बात करते हुए डरता है कि यार कहीं हम इस बंदे को लूज तो नहीं कर जाएंगे। सही बात है। इस आज से 3 साल पहले 4 साल पहले हम लोगों ने इंडिया में ये हालात देखे थे, मोदी गवर्नमेंट। यार ये बड़ा आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है, बल्कि मेरा ख्याल है शायद ये मेरा क्वेश्चन होना चाहिए कभी इंशाल्लाह जब आपके साथ आउट लाउड का मेरा एपिसोड होगा। आई थिंक आई एम गोना स्टार्ट ऑफ विद दैट इंशाल्लाह। बट
इंडिया में ना पाकिस्तान में मुझे ना वाजपेयी साहब का एक वीडियो क्लिप मुझे याद है। उन्होंने कहा कि एक दफ़ा नेहरू लोकसभा का एग्जैक्टली आई थिंक शायद वो नेहरू का एक लगा हुआ था। हाँ जी, एक पोर्ट्रेट लगा हुआ था। एंड वाजपेयी साहब जब ये किस्सा सुना रहे थे तो ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। लोकसभा में ये उन्होंने बात बिल्कुल सही आपने कहा। और उनका जो है जिसको वो चित्र कहते हैं, वो उन्होंने पोर्ट्रेट जो है वो किसी ने उतार दिया, और उन्होंने, हालांकि उनके राइवल की गवर्नमेंट थी, उन्होंने वापस वो पोर्ट्रेट लगवाया। दैट इज़ देखिए, इंडिया हमारा तो खैर राइवल है, लेकिन देर इज़ ऑलवेज समथिंग दैट देर इज़ मच दैट वी कैन लर्न फ्रॉम इंडियंस। वी हैव इंडियन फ्रेंड्स एज वेल, तो वो हम मतलब एक लर्निंग तो चलती रहती है यार, मतलब इंडियन हो जहाँ से भी हो। बट जो एक आइडिया है कि यार हाँ पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब को एग्जिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है, इट शुड बी फॉस्टर्ड एज मच एज पॉसिबल। वो मुझे लगता है पाकिस्तान में मिसिंग हो गया यार, स्पेशली इन द लास्ट डेकेड। वजह मुझे फील ये होता है कि हमने पॉलिटिक्स को ना नज़रियाती पॉलिटिक्स से, जो कि ज़ात से दूर होती है, हटा के ज़ात पे ले आए। Now people don't hate Nawaz Sharif's politics. They hate Nawaz Sharif. They started hating the personality of the person. But like I think, but if you meet him in person, like you'll be, I'm sure you must be surprised कि यार मतलब he's not like that. ठीक है ना? हमने उनके बारे में प्रोजेक्शन क्रिएट की। किसने क्रिएट की? किस पॉलिटिकल पार्टी ने क्रिएट की? मैं नहीं बोलता, मगर अब हमें नवाज़ शरीफ की पॉलिटिक्स से मसला नहीं है, उसके इक़दामात से मसला नहीं है, हमें उसकी ज़ात से मसला बन गया, ठीक है। और ज़ात को हेट करना बहुत आसान होता है, ठीक है ना, लेकिन यही बात मेरे से लॉजिक पे बात करना शुरू करते हैं, नवाज़ शरीफ ने बुरा क्या किया, तो शायद मैं चुप हो जाऊँगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा उसने क्या बुरा किया, ठीक है। ऐसा कई दफ़ा होता है, बस फैसला हो गया कि जी नवाज़ शरीफ बुरा है तो नवाज़ शरीफ बुरा है, इमरान खान बुरा है तो इमरान खान बुरा है। और यही वो कर रहे हैं, वो भी तो यही कर रहे हैं ना। आप देखो, अब इमरान खान की तो ज़ात पे, उसकी पॉलिटिक्स का स्टार्ट ही मुझे लगता है उसकी ज़ात पे अटैक से हुआ था। शुरू से कभी बेटी का मामला आ रहा है, कभी उसके जो है रिलेशंस का मामला आ रहा है, कभी उसकी डिवोर्स का मामला आ रहा है, फिर दूसरी डिवोर्स का मामला आ रहा है, फिर कंट्रोवर्शियल में, तो आपने हमेशा इमरान खान की ज़ात पे ही अटैक किया। सो इधर से नफरत आप उसको, इस बात है। आप अगर किसी इमरान खान के कामों पे बात करोगे तो लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा इन्फ्लेशन रेट था क्या इमरान खान की गवर्नमेंट के में। सो मुझे लगता है कि हमें भी एक कंटेंट पूरा क्रिएट किया गया। जैसे देखा ना, मीडिया स्पेशलिस्ट जो है ना, वो पूरी एक स्पिन क्रिएट करते हैं। ये यूएस में भी होता है, वो एक पूरी एक स्पिन क्रिएट करते हैं। लेकिन शायद यहाँ पे एक रोल जो है वो लीडर्स भी ले सकते थे, कौम की इस्लाह का रोल। आप और मैं जानते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर कौन है? इमरान खान। इमरान खान किताब कह दे, वो किताब शॉर्ट हो जाएगी पाकिस्तान में। इमरान खान ड्रामा कह दे, वो अतरुल के पूरा पाकिस्तान देखना शुरू हो जाता है। तो अगर इस्लाह की जा सकती कर सकते थोड़ा बहुत खान साहब, और शुरू से एक रखते कि यार जो अटैक्स ऑन द अदर पर्सन सेल्फ नहीं करेंगे, तो ये खान साहब के लीडर्स में भी आनी थी। और क्योंकि नवाज शरीफ के लीडर्स और जरदारी साहब के लीडर्स और सबके लीडर्स जो हैं, सॉरी ये जो लीडरान हैं, इनके जो फॉलोअर्स हैं वो ज़्यादा बड़े प्यार करते हैं इनसे, वो भी फिर फॉलो करते हैं। तो आई थिंक इसको एंड करने का तरीका यही है कि शायद पॉलिटिकल जो क्रेम डे ला क्रेम है उसमें हम अपने आप को थोड़ा सा बेहतर करें। लेकिन अगर नहीं बेहतर कर सकते, क्योंकि अगेन दिस वुड बी अ पैसिव अप्रोच, तो देन एक्टिव अप्रोच ऑन योर पार्ट एंड माई पार्ट एंड ऑन एन एवरेज पर्सनस पार्ट वुड बी कि आप फिर स्टैट्स पे आ जाओ, फैक्ट्स पे आ जाओ, ज़ात को छोड़ दो। आई थिंक फिर शायद बेहतर हो सकता है, मेरा ख्याल। आखिरी क्वेश्चन हमारा भाई, 14 अगस्त करीब है। अब मुझे नहीं पता कि ये 14 अगस्त से पहले मैं प्रीमियर कर सकूँगा इसको कि नहीं, लेकिन अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि 14 अगस्त से पहले ये रिकॉर्ड हो रही है। तो 14 अगस्त आने वाली है, आज से 25 साल बाद आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? Again a brilliant question, Maharaj. Thank you. And a question with, of course, varied views and not one answer, of course. But yeah, 2050 का पाकिस्तान। So एक चीज़ तो मैं establish कर दूँ, इंशाल्लाह। मैंने लास्ट वीक, मुझे याद है, I was invited as a guest as an outstanding alumnus for LSE, तो मुझे मैंने उसमें भी ये बात कही थी, पाकिस्तान इंशाल्लाह will be at a better place. But होगा क्या? या मैं क्या देखना चाहता हूँ? मैं ये देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान is branded for the right things in the international world, Maharaj.
आई डोंट वांट पाकिस्तान के जब कोई बंदा बात सुने वो द फर्स्ट visualization that he gets is of a terrorist country, which we are not, is because of our conflict with India, is because of the troublesome economy that we have. I don't want that. So inshallah मैं ये देखता हूँ कि 2050 में पाकिस्तान जो है would be branded for the right things. ठीक है, हमारी एक मार्केट होगी उस टाइम तक इंशाल्लाह। मैं एक और चीज़ जो चाहता हूँ पाकिस्तान में हो और उसमें मैं आप जिस हद तक हम रोल्स अपने अदा कर सकेंगे वो ये कि हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन प्रोडक्ट्स के ऊपर, बिकॉज वी रियली डोंट मेक एनीथिंग ऑफ आवर ओन। आई डोंट मीन इट लिटरली बट या लाइक 80 to 90% ऑफ द थिंग्स, दैट इज़ वाई मतलब वी आर ऑलवेज ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी। सो आई वांट कि पाकिस्तान ये रियलाइज़ करे, एक एनालिसिस करे कि क्या मेजर इम्पोर्ट्स है जो हम करते हैं उनको पहले लोकली प्रोड्यूस करना स्टार्ट करें। ठीक है, एक फोर्स के वो लोकली इम्पोज किया जाए पाकिस्तानी अवाम पे कि आपने लोकल प्रोडक्ट्स को ही यूज़ करना है, प्रोड्यूस करना है, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज़ हों, वट एवर इट इज़ दैट वी कैन डू टू हेल्प अचीव दैट, वो हम करें। एंड फाइनली हम दुनिया को वो प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे इंशाल्लाह बाय 2050 जिस तरह के ये प्रोडक्ट्स हैं, रोड का माइक, एप्पल, ये गैजेटरी सारी, ये ऑयल जो ये यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, वो हम दुनिया में कर रहे हैं और लोग कहें यार दिस वाज मेड इन पाकिस्तान, इंशाल्लाह आई हैव गॉट टू गो टू पाकिस्तान, आई हैव गॉट टू डू बिजनेस विद पाकिस्तानी पीपल। एंड फाइनली आई वांट अ मोर टॉलरेंट सोसाइटी एंड बाय 2050 अल्लाह करे, एंड वी ऑल वांट दैट, अ टॉलरेंट सोसाइटी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर coming to our show, अमर भाई, it was really nice talking to you. टाइम का पता ही नहीं चला और डिस्कशन, अगर टाइम का कंस्ट्रेंट ना होता तो हम पता नहीं कब तक गपशप लगाते। लेकिन आई होप कि मेरी ये डिस्कशन, हमारी ये डिस्कशन जो रही है इससे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो एजुकेट हुए होंगे। और अगर मेरी कोई बात आपको इस इंटरव्यू में बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। और मैं भी यही कहता हूँ जी। और आई होप जो आपने बातें की उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो लोग ये वीडियो देखेंगे, जो लोग ये पॉडकास्ट सुनेंगे उस पर होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस पीपल। अगर आपको ये कंटेंट हमारा अच्छा लगा, ये पॉडकास्ट अच्छी लगी तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें। और अगर आप ये क्लिप्स इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो काइंडली मेरे पेज @मारिज और @unfold_with_मारिज को फॉलो करें। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आप सब अपना ख्याल रखें और ट्राई टू बी टॉलरेंट। थैंक यू सो मच।